हेलो एवरीवन, कुकाटा क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं सीडीपी यानी बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि यूपी टेट में बाल मनोविज्ञान 30 नंबर का आता है। तो आज हम इसकी पहली कक्षा की शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। मतलब विद्यालय में जो लिंग भेदभाव होता है उससे बचने के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए दिया है हमारा, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। ऑप्शन बी है, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उसका पालन करवाना। ऑप्शन सी है हमारा, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। ऑप्शन डी है हमारा, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान लेना। तो ऑप्शन पहले की बात करते हैं, ऑप्शन ए की, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि समान संख्या में अगर हम भर्ती करेंगे पुरुष और महिला तो ये जो लिंग भेदभाव है ये इससे दूर नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले गलत हो गया। अब आता है दूसरा ऑप्शन, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उनका पालन कराना। तो इससे भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बच्चों में नेगेटिविटी आ जाएगी। और ऑप्शन सी है, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों को चयन करना। तो इससे भी हमारा ये भेदभाव का जो बचने का सर्वोत्तम तरीका वो नहीं हो सकता। तो इसका हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान लेना। मतलब जो भी उसमें लिंग भेदभाव के लिए मतलब वो प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें उस दिशा में ना ले जाके सही दिशा में ले जाना और सही बातों के लिए प्रोत्साहित करना, ये एक शिक्षक का काम होता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान लेना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। मतलब जीन पियाजे साहब ने कहा था कि जो हमारा अधिगम होता है सीखना, उसके लिए इनमें से क्या जरूरी है। तो वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीन पियाजे जो है वो करके सीखने पे बल दिया है जीन पियाजे साहब ने। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि अधिगम का मतलब होता है सीखना, करके सीखना। शिक्षकों, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। मतलब विद्यार्थी जो है खुद उस क्रिया में भाग लेकर के उसकी खोजबीन करें। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्ति निज निर्धारक है। मतलब निज निर्धारक क्या है इसमें से, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति या उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि या प्रकाश, ध्वनि, गंध या पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो उत्तर है वो हमारा कौन सा सही होगा इनमें से। तो जो अवदान जो होता है हमारा, अवदान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ, तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा हमारा रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। जब तक हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हमें उसमें उस काम को हासिल करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। हमारी जो इंटरनल जो इच्छाएं हैं, अगर हम उस पर लक्ष्य पे फोकस कर लेंगे तभी हम उसमें इंटरेस्ट ले पाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, अपनी कक्षा के वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब जो हमारी क्लास में भिन्नताएं हैं, वैयक्तिक भिन्नताएं, उन्हें खत्म करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए।
बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। ऑप्शन बी दिया है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ऑप्शन सी विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। ऑप्शन डी शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करें और नामित करें, तो ये तो हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा कि अगर हम बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करेंगे तो बच्चों में एक दूसरे के प्रति क्या होगी, घृणा पैदा हो जाएगी। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। ऑप्शन दूसरा है हमारा बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व, तो ये मतलब बच्चों से बातचीत करें और उनकी राय जाने कि वो किस एंगल से पढ़ना चाहती है, क्या चाहती हैं, उनके मतलब जो मन में चीज छुपी हुई है उनको जानने की कोशिश करें। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। और ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को, अगर हम विद्यार्थियों के लिए नियम कठोर बना देंगे तो उनके अंदर एक डर की भावना बैठ जाएगी और वो ठीक से अपनी शिक्षण कार्य मतलब जो सीखना है वो ठीक से नहीं सीख पाएंगे। ऑप्शन डी है हमारा शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, मतलब अगर हम शिक्षण के और आकलन के जो तरीके हैं वो और मानक रख देंगे तो बच्चे में उनके प्रति एक दबाव पैदा हो जाएगा और वो जो है उन चीजों को नहीं सीख पाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मतलब बच्चों से पहले बात करें कि क्यों नहीं सीख पा रहे हैं वो और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। तो ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, मतलब जो हम आकलन करते हैं वो उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, तो ऑप्शन दे रखे हैं इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो, तब हो सकता है हमारा उद्देश्यपूर्ण आकलन का जो होता है। और ये केवल एक बार वर्ष के अंत में जिस शब्द में या जिस उसमें ऑप्शन में केवल आ जाए तो उसे तो देखते ही काट दो, वो तो बिल्कुल नेगेटिव होगा, गलत होगा। जिस ऑप्शन में केवल शब्द आ जाए। और ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। ऑप्शन डी है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो हमें आकलन का उद्देश्यपूर्ण करना है, वो किस तरीके से हमारा होगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त, तो ये हमारा हो सकता है। ये केवल ही तो वैसे गलत हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। अगर हम विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए एक दूसरे से तुलना करके मूल्यांकन करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। इससे विद्यार्थियों में ऑप्शन डी है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, मतलब हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा हो और तनाव में वो रहें। तो हमें केवल ऐसा माहौल मतलब कक्षा में हमें सक्रिय माहौल बनाना है, पॉजिटिव माहौल बनाना है ताकि बच्चे जो है सही से सीखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस विशेष क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। मतलब जहां हमारी समावेशी शिक्षा दी जा रही है, सबको एक साथ शिक्षा दी जा रही है, उसमें किस तरह के जो शिक्षक है उन्हें किस क्षेत्र में विशेष होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। तो पहला देखते हैं ऑप्शन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, ये हमारा हो सकता है। व्याख्यान विधि, अच्छा व्याख्यान विधि जो है हम प्राथमिक शिक्षण में नहीं दे सकते क्योंकि व्याख्यान जो विधि है हमारी वो माध्यमिक के लिए होती है, व्याख्यान विधि जो हमारी प्राथमिक के लिए नहीं होती है। अच्छा अब आती क्रियात्मकता के साथ, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, ये हमारा
सही उत्तर हो। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में किसके मापन हेतु किया जाता है? मतलब भाटिया बैटरी जो प्रयोग है उसके द्वारा हम क्या नापते हैं? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि। यानी भाटिया बैटरी का जो प्रयोग करते हैं हम, वो बुद्धि मापने में करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। मतलब बच्चे जो है सृजनशील हमारे कब होंगे? जब वो किसी प्रकार की गतिविधियों में भाग लें। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है इसका शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, शिक्षक की डांट से ये तो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि शिक्षक की डांट से क्यों बचेगा बच्चा? जब सीखेगा तो वो सृजनशील बच्चे हो नहीं सकते जो शिक्षक की डांट से बचेंगे। अब आता है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। मतलब अगर अच्छा करना है हमें तो दूसरों के दबाव में हम क्यों आएंगे? अच्छा करेंगे तो अपनी इच्छा से करेंगे। अब बात आता है अपनी रुचि से। हाँ, ये हो सकता है कि हम कोई भी काम करें तो उसमें हमारी खुद की रुचि होनी चाहिए, अपना खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, ताकि हम उस काम को ठीक से कर सकें। पुरस्कार के लिए तो पुरस्कार के लिए नहीं हो सकता। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा अपनी रुचि से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कर पाते हैं, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते कौन से हैं, ये हमें इसमें देखना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है इसका, स्वभाव के अंतर्मुखी होती है। स्वभाव के अंतर्मुखी तो नहीं हो सकती प्रतिभाशाली, ये हमारा नहीं हो सकता। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कर पाते, मतलब करते तो हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ऑप्शन सी हमारा अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। हाँ, तो ये हो सकता है क्वेश्चन, ऑप्शन सी हमारा जो है इसका उत्तर हो सकता है। अब बात करें ऑप्शन डी की, शिक्षकों से स्वतंत्र होती है। मतलब ये शिक्षकों स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि बिना शिक्षक के तो विद्यार्थी पढ़ ही नहीं सकते, सीखेंगे कैसे? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा हमारा अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या है? मतलब अगर कोई छात्र काम कर रहा है, उसने थोड़ा सही काम कर दिया तो हम उससे कह रहे हैं शाबाश, ठीक है या बहुत अच्छा। तो ये क्या हो सकता है? शाब्दिक पुनर्बलन है, अशाब्दिक पुनर्बलन है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, या नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। तो जैसे कोई बच्चा अगर काम सही कर रहा है तो हम उसे शाबाश या कहते हैं बेटा बहुत अच्छा, तो ये जो हमारा होता है ये सकारात्मक सोच होती है। हम उसे मोटिवेट कर रहे हैं कि ये काम तुमने अच्छा करा और इससे आगे और बेहतर करो। तो ये होता है हमारा सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। मतलब अनुभव के द्वारा जो हम व्यवहार में परिवर्तन होता है हमारे, वो क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। क्या कहलाता है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है हमारा? तो इसका ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा, सीखना। जब हमें अनुभव होगा तभी हम सीखेंगे सही से। जो हमारा व्यवहार होगा, मतलब सीखने अनुभव के बाद ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सीखना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। मतलब जैसे मान लो हम एक परिस्थिति में कोई ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो उसका हम उपयोग दूसरी परिस्थिति में भी कर रहे हैं, तो ये चीज हमारी क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए दिया है सीखने की विधियां,
ऑप्शन बी दिया सीखने में स्थानांतरण, ऑप्शन सी दिया सीखने में पठार, ऑप्शन डी दिया सीखने में रुचि। ये क्या कहलाएगा, मतलब एक परिस्थिति में किया हुआ अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में भी उपयोग करें तो क्या कहलाएगा। तो इसका हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी सीखने में स्थानांतरण, मतलब इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी सीखने में स्थानांतरण। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, मतलब जो हम सीखते हैं उस प्रक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा अनुकरण, दूसरा ऑप्शन है प्रशंसा एवं निंदा, तीसरा है प्रतियोगिता, या ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये सभी। जो हम सीखते हैं वो अगर हम किसी को करके किसी को देख के सीखते हैं तो वो अनुकरण कहलाएगा। तो जिस लक्ष्य के हम पीछे पीछे जा रहे हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं उसे हम नहीं कर पाएंगे, और दूसरों का अनुकरण करेंगे तो उस काम को हम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अब आता है प्रशंसा एवं निंदा। अगर हम कोई काम गलत कर रहे हैं और जैसे कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम तो भी नहीं हम उस काम को कर पाएंगे, तो ये हमारे सीखने की प्रक्रिया में बाधक चीजें होती हैं। अच्छा, प्रतियोगिता भी यही है, ये सीखने की प्रक्रिया में बाधक है। तो ये हमारे सभी जो है तीनों चीजें जो है अनुकरण, प्रशंसा, निंदा और प्रतियोगिता, ये हमारी सीखने की प्रक्रिया में प्रभावित करने वाले कारक होंगे। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मतलब टर्मन एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि जिस बच्चे की 90 से 100 तक बुद्धि लब्धि है वो बच्चा कैसा होगा, मंद बुद्धि होगा, सामान्य बुद्धि होगा, या श्रेष्ठ बुद्धि होगा, या क्षीण बुद्धि होगा, कैसा होगा वो बच्चा। तो जिन बच्चों की 90 से 100 बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य बच्चे कहलाते हैं, यानी इसका ऑप्शन जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। और इससे जो ऊपर वाले होते हैं, मतलब 100 से ऊपर वाले, जैसे जिनकी 120 है या उससे ऊपर हैं, तो उनकी बुद्धि जो है 120 वाले की जो बुद्धि होती है वो थोड़े इनसे अधिक बुद्धि वाले होंगे, और जैसे उससे और ऊपर है तो वो हमारे विशेष बुद्धि वाले बच्चे कहलाते हैं। और 100 से नीचे, जैसे 70 से नीचे, वो जड़ बुद्धि वगैरह इस तरह से कहलाएंगे। टर्मन ने इसकी तालिका भी बनाई है, वो हम अगली वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको उत्तर हो जाएगा हमारा बी सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। मतलब ये हम सभी का मानना होता है, लड़के अधिकतर ये कहते हैं कि लड़कियां जो है गणित में कमजोर होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। ये एक हमारे समाज ने मतलब एक प्रथा बना ली है कि लड़कियों से ये काम नहीं होगा, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, लड़कियां मैथ नहीं पढ़ सकती। आज के ज़माने में देखो लड़कियां प्लेन तक उड़ा रही हैं, हर वो काम कर रही हैं जो लड़के कर रहे हैं। मतलब लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर सारे काम कर रही हैं और लड़कों से अच्छा कर रही हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सत्य धारणा है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। ये हमारे जो लिंग भेदभाव वाली बात है ये यहाँ आके सही होती है, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों को उतने अवसर नहीं दिए जाते जितने कि लड़कों को अवसर दिए जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, लड़कियां गणित में कमजोर नहीं होती हैं। ये लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित एक धारणा है और कुछ नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। मतलब जो प्राथमिक स्तर है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक प्राइमरी स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, या उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। मतलब जब अध्यापक का जो व्यवहार होगा वो अच्छा होगा, मूल मतलब सही से होगा पहले से ही उसका व्यवहार, तो बच्चों के प्रति भी उसका व्यवहार सही होगा। इसका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक के समय की पाबंदी सीखता है।
ये एक उदाहरण है, मतलब समय की पाबंदी के बारे में सीखता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, वाचक अधिगम का है ये, या प्रेक्षण अधिगम का है, या कौशल अधिगम का है, या अधिगम अंतरण का है। इनमें से क्या हो सकता है, मतलब वाचक अधिगम सीख रहा है वो, या प्रेक्षण वाला है, या कौशल का है, या अधिगम अंतरण का है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा, ये प्रेक्षण अधिगम का है उदाहरण। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। मतलब जो हमारी विकास की स्टेज है वो कौन सी स्टेज है जिनमें हमारी बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है हमारा किशोरावस्था, ऑप्शन डी है हमारा प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था जो है हमारी लास्ट स्टेज होती है, मतलब ऐसे मान सकते हो 35-40 साल से ऊपर की अवस्था होती है। और शैशवावस्था बचपन वाली अवस्था होती है। बाल्यावस्था हमारी होती है जो 7-8 साल से ऊपर वाली अवस्था होती है। और किशोरावस्था जो होती है हमारी वो 12 साल से 18 साल तक होती है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक अवस्था होती है बच्चे की। इस अवस्था में आदमी सही से डिसीजन नहीं कर पाता है कि हमें क्या करना है। अगर गलत दिशा में मुड़ गया तो मुड़ जाता है। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी किशोरावस्था। इन अवस्थाओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, या गतिवाही योग्यता में, या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी इन सभी में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। मतलब अगर हम चिंतन करें तो उसके लिए कौन सी चीज की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए है हमारा पूर्व अनुभव, भाषा, तर्क, समस्या। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा समस्या, क्योंकि जब तक हमें कोई समस्या नहीं होगी हम चिंतन प्रारंभ नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, समस्या। समस्या इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हमने ये CDP बाल मनोविज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए इस वीडियो में। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और इससे बेहतर कंटेंट देंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।